हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्लास 12th का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन को बेसिकली हम 3 केसेस पे करेंगे। एक नॉर्मल केस होगा नर्स्ड इक्वेशन का, दूसरा वो जो नॉर्मल केस होगा नर्स्ड इक्वेशन का वो एक फॉरवर्ड रेडॉक्स रिएक्शन के लिए होगा, बस फॉरवर्ड, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दूसरा केस क्या होगा, अब ये सेकंड केस नर्स्ड को मैं लेके आऊंगा इक्विलिब्रियम पे, पहला फॉरवर्ड पे, दूसरा इक्विलिब्रियम पे। तीसरा केस मैं आपको नर्स्ड इक्वेशन को रिलेट कर दूंगा गिब्स फ्री एनर्जी से। किससे? गिब्स फ्री एनर्जी से। और इन तीनों के न्यूमेरिकल्स आपके नीट, सीबीएसई बोर्ड या जेई मेंस में आते हैं। क्लियर है? क्लियर? नर्स्ड इक्वेशन सबसे मोस्ट पावरफुल इक्वेशन है आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। फैराडे से भी ज्यादा है कंडक्टिविटी, ईटीसी बैटरीज सबसे ज्यादा यही है नर्स्ड इक्वेशन। और अगर गिब्स मिला दिया जाए तो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस पे बोर्ड के अंदर। क्लियर है? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? नर्स्ड इक्वेशन होता है आपका नर्स्ड इक्वेशन एक बैटरी में, सबसे पहले समझिए नर्स्ड इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फिजिक्स में एक टॉपिक है, उसका नाम है कैपेसिटर। यह है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कहां पे यूज होता है, यह फैन में यूज होता है। फैन कि जब स्पीड स्लो हो जाती है तो हम कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं तो उसकी स्पीड को वो बढ़ा देता है कैपेसिटर का बेसिकली काम क्या होता है फैन के अंदर? ये एक स्टार्टिंग की एनर्जी प्रोवाइड करता है पंखे को चलाने के लिए। पंखे को चलाने के लिए ये सबसे पहली वाली एनर्जी को प्रोवाइड करता है। समझ गए? इनिशियल फोर्स देगा ये फैन को कि भाई तू चल। क्लियर? तभी वो घूमेगा। अब एक कंडीशन क्या आती है इसके अंदर कि सपोज ये खराब हो जाता है, सपोज ये कहते हैं खराब हो जाता है, तो ये इनिशियल फोर्स तो देगा नहीं भाई पंखे को। तो पंखे को चलाने के लिए गांव देहात में एक डंडे से उसको घुमा देते हैं, तो वो इनिशियल फोर्स वो डंडा देता है और फैन फिर घूमने लगता है। कैपेसिटर बेसिकली एक इनिशियल पावर प्रोवाइड करेगा किसको? फैन को। काम ही इसका ये होता है। और इसके बीच में आपको 2 वायर दिख रही हैं, ये एक है आपकी पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। इन दोनों के बीच में ये बेसिकली इसके अंदर 2 प्लेट्स होंगी, प्लेट्स पे ये अटैच होते हैं। इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव, एनोड और कैथोड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब 2 तरीके के भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। एक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि इस कैपेसिटर को या फिर इस सेल को, बैटरी को, कोई भी चीज है, इसको मैं कब देख रहा हूं भाई एक ऐसे इन्वायरमेंट में जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, नॉर्मल में, ठीक है। और उस टाइम इसका जो प्रेशर होगा 1 atm, लेकिन इसमें जो केमिकल होगा उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकती है 1 मोलर छोड़ के, तब वो नॉर्मल होगा। अब स्टैंडर्ड कब कहलाएगा भैया? इसके बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कब कहलाएगा? जब इसके अंदर जो केमिकल होगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 1 मोलर, और इसके टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, और 1 atm इसका प्रेशर। तो एक होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप समझ गए क्या है ये कैपेसिटर? क्लियर? अब इसी चीज को हम नर्स्ड इक्वेशन में रिलेट करते हैं। नर्स्ड इक्वेशन बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिलेट करेगा। एक होगा आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले देखिए बेटा, नर्स्ड इक्वेशन, द नर्स्ड इक्वेशन gives a relation among the cell potential is इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉर्मल वाला, ठीक है। सेल पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर, ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जो भी सेल होगी, हम इस सेल की बात कर लेते हैं, सेल तो इसमें भी होगा, एनोड कैथोड है तो, क्लियर, ठीक। और किसके बीच में, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल नॉर्मल वाला होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर, टेम्परेचर एंड द रिएक्शन फैक्टर, द नर्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इवन अंडर द नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन, नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन, नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन। सेल पोटेंशियल आपका क्या होता है भाई, ई सेल, और ई सेल पोटेंशियल को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका सिंबल क्या होता है, ई सेल, क्या होता है, ई सेल। जैसे मैंने बताया था, ये अगर आपके पास कैपेसिटर है तो इस टाइम इसका जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या होगा 1 atm, लेकिन जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर से कुछ भी हो सकती है, 1 मोलर नहीं होगी, बस उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी, क्लियर है। तो देख लीजिए बेटा, द सेल पोटेंशियल ई सेल इज द मेजर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, टू हाफ सेल मतलब एक रिडक्शन की, एक ऑक्सीडेशन की, या फिर एक कैथोड की, एक एनोड की, क्लियर, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। ये जो सेल पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मल वाला, वो कब मेजर होता है, जब आपको एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, और साथ साथ में उसी टाइम पे उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, लेकिन इसका जो मोलैरिटी होगी वो 1 मोलर से ज्यादा होगी या 1 मोलर से कम होगी, ठीक है ना। अगर ये 1 मोलर हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड होगा, यहां पे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको सिंबल होता है ई सेल नॉट, नॉट आ गया मतलब क्या है, स्टैंडर्ड है, क्लियर। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकर इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेज द टेम्परेचर कितना भाई, 298 केल्विन, और प्रेशर 1 atm, और कंसंट्रेशन क्या होगी इस टाइम, 1 मोलर, ठीक है ना, क्लियर है। स्टैंडर्ड कब होगा भाई, स्टैंडर्ड तब होगा जब टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, प्रेशर होगा 1 atm, और जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी, 1 मोलर, क्या होगी, 1 मोलर। और बस सेल पोटेंशियल या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा, जब टेम्परेचर 25 डिग्री हो और 1 atm प्रेशर हो, ठीक है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, क्लियर है, पक्का ना बेटा। तो इसको फटाक से आप एक बार नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे फास्ट, ठीक है, हाँ जी, आप नोट कर लेना, ठीक है, फिर वही नोट कर लेना बेटा ना, ठीक। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको यहीं पे आपको दिखा लेते हैं बेटा। देखिए ये पूरा का पूरा एक बैटरी, एक बीकर ले लिया है हमने, पूरा का पूरा हमने क्या ले लिया है, एक बीकर, ठीक है। इसको मैंने एक ऐसे पोरस डिस्क से सेपरेट कर दिया है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया है भाई, कि इसका जो आयन है वो इसके अंदर ना है, इसके अंदर ना है, क्लियर है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया, सेपरेटर एक तरीके से आप मान लीजिए इसको, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी के साथ जिंक सल्फेट, पानी के साथ जिंक सल्फेट, पानी के साथ अगर मैं इसके अंदर जिंक सल्फेट डालूंगा तो ये एक्वस से टूट जाएगा और ये किसमें हो जाएगा, अपने ही आयंस में, जो होगा जिंक का 2+ इन एक्वस और SO4 का 2 नेगेटिव इन एक्वस, परफेक्ट है, ठीक है। पानी है ना, पानी क्या करता है भाई, आयंस को उसके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को उसके रेस्पेक्टिव आयंस में तोड़ देता है, जैसे ZnSO4 है, Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना, उसको आयंस में तोड़ देगा। जैसे आप देखिए ना, जैसे NaCl को पानी में डालिए तो Na+ अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, सेम, क्लियर बेटा, ओके। यहां पे आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा, दूसरे वाले में कौन सा है, कॉपर का सल्फेट, क्या है, कॉपर का सल्फेट, और वो भी एक्वस में है तो ऑब्वियसली वो भी आयंस में टूट जाएगा, तो ये होगा कॉपर का सल्फेट इन एक्वस, Cu2+ इन एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव इन एक्वस, परफेक्ट है, ठीक है ना बेटा, परफेक्ट, क्लियर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर
ये कौन सा केमिकल है भाई, कौन सॉल्ट है, ZnSO4, इसी के अंदर इसी का मेटल की रॉड को डिप कर दें। कौन सा मेटल है भाई इसके अंदर, जिंक की मेटल है बस, सल्फर तो नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो इसमें मेटल की रॉड डिप कर दी, वो है जिंक, और यहां पे इसके रिस्पेक्ट में डिप कर दी कौन सी है, कॉपर। ठीक है, अच्छा जो जिंक है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब देखो दोनों की मेटल है तो दोनों की प्रॉपर्टी, तो भाई मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, सबको पता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल की। ठीक है, यहां भी मेटल है, यहां भी मेटल है, और ये जब मैं इनको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक लेगा, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, बैटरी से कनेक्ट करने से पहले दोनों की इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक लूज करेगा। अब यहां सवाल उठता है भाई गेन कौन करेगा, लूज कौन करेगा, तो इसका आंसर मिलेगा रिएक्टिविटी बेसिस पे, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक अपनी प्रॉपर्टी पर अड़ा रहेगा कि भाई मैं ही लूज करूंगा, और गेन कौन करेगा फिर, कॉपर। तो देख रहे हैं इसमें कितने, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक आपको दिख रहा है 2+ पे है यहां पे, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कॉपर गेन कितने करेगा, 2। देखिए 2 यहां से निकल रहे हैं और 2 यहां पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉस कर रहा है, यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो जगह होती है आपकी एनोड, कौन सी होती है, एनोड, कौन सी, एनोड, बोलो बेटा एनोड, और उस जगह पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है बेटा जी, ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा लगा दीजिए, वहां लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां क्या हो रहा होगा बेटा, 2 का लॉस हो रहा है तो यहां पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब वही वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एनोड है तो इस साइड क्या होगा, कैथोड, कैथोड, क्लियर है, और फिर बोलो बेटा रिडक्शन, क्लियर है। देखो इनमें ना बच्चों को ना ये सारी चीजें याद करने परेशानी होती है। हमारे जो टीचर थे, हमारे सर ने हमें इस तरीके से बताया था कि आप एक पोर्शन याद कर लेंगे इजीली, ऑक्सीडेशन, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा उस जगह को हम इस वर्ड से बोल देते हैं ओला, 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 क्या है, ओला। अब ओला के अंदर O फॉर ऑक्सीडेशन, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, A फॉर एनोड। ठीक है, ओला, ओला याद रख लेंगे, दूसरा तो अपने आप ही बन जाएगा। तो जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो जगह कौन सी होगी, हमेशा कौन सी, ऑक्सीडेशन, और वो एनोड वाली होगी, क्या होगी, एनोड वाली, क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भाई, अब यहां पे जिंक लूज कर रहा है, तो देखिए हम रिएक्शन बनाते हैं इसकी, प्यारी सी, जिंक, जिंक लूज कर रहा है ना, तो जिंक पहले जिंक में थे और मेटल है ना, मेटल, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने लूज कर रहा है भाई, 2, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2+ के अंदर, परफेक्ट है। तो ये जगह कौन सी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जिंक यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसके 2 गेन कौन कर रहा होगा, कॉपर, तो ये बन जाएगा कॉपर 2+ इन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Cu सॉलिड। ठीक है, तो एक जगह पे लॉस हो रहा है, एक जगह पे गेन हो रहा है, तो यही तो होती है रेडॉक्स, यही तो होती है क्या, रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेड ऑक्स, रेडॉक्स में रेड, रेड फॉर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा, और इसमें नंबर ऑफ पूछा जाए भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कॉमन देखेंगे भाई, इसमें कितने लॉस हो रहे हैं, 2, और इसमें कितने गेन हो रहे हैं, 2, तो n की वैल्यू, n इज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वही आपको यहां बताना है। n की वैल्यू क्यों होगी उसमें, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है जो कॉमन है और वो ट्रांसफर हो रहे हैं, क्लियर है। हालांकि ये चीजें आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन 11th में पक्का पढ़ी होंगी, बैलेंसिंग में पढ़ी होगी पक्का, 2 तरीके की बैलेंसिंग आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, एक आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा होगा, दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ना, इसमें आपने पक्का पढ़ा होगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें 2 लूज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें 2 क्या होंगे, गेन होंगे। परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अब, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज है, यहां से यहां अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो करंट की किस साइड होगी, इसकी उल्टी। ठीक है, करंट की और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, क्या होती है, उल्टी, क्या होती है, उल्टी। परफेक्ट है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन आपकी बन गई है यहां पे, इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए यहां पे हुआ क्या था बेटा, ध्यान सुनना। जिंक ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लूज करा, और कॉपर ने क्या करा, गेन करा। ठीक है, यहां पे सबसे पहले, और जो जिंक ने लूज करा, लूज इज ऑक्सीडेशन, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन। ऑक्सीडेशन बोलो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। परफेक्ट है बेटा। तो क्या हुआ, जिंक सॉलिड था, फिर इसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और जिंक 2+ में आ गया। और जो आयंस होंगे बेटा वो एक्वस में। देखो कोई भी चीज अगर सॉलिड में है, सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड की हमेशा कंसंट्रेशन होती है 1 यूनिटी, क्योंकि वो अनडिसोसिएटेड है, क्योंकि वो क्या है, अनडिसोसिएटेड है, टूटा ही नहीं तो उसकी कंसंट्रेशन मान ली जाती है 1, ठीक है। एक्वस, कोई भी चीज अगर एक्वस में होगा तो उसकी होगी कंसंट्रेशन, कोई भी चीज अगर गैस में होगी तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी बेटा, उसका होगा प्रेशर। क्या होगा, प्रेशर। इस इक्वेशन में याद रखना, सॉलिड की कंसंट्रेशन होगी 1 फिक्स है, कंफर्म, यूनिटी, एंड एक्वस की आपको गिवन दी गई होगी या फिर निकालनी होगी, गैस की हमेशा गैस का प्रेशर होगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो दिया होगा कि निकालना होगा। गैस का हमेशा क्या होगा, प्रेशर। गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती बेटा, याद रखना, गैस का क्या होगा, हमेशा प्रेशर। परफेक्ट है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। दूसरा, यहां लिखता हूं रिडक्शन ना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी भाई, ये 2 लूज कर रहा है ना, लूज कर दी, तो कॉपर ने क्या करे, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। परफेक्ट है बेटा। और क्या बन गया, कॉपर इन सॉलिड, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, नीचे गेन हो रहे हैं। अब दोनों को अगर मैं रिएक्टेंट, इसके रिएक्टेंट दोनों को ऐड कर दूं, रिएक्टेंट रिएक्टेंट ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। यहां क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ इन एक्वस, कॉपर सॉलिड जिंक 2+ इन एक्वस। परफेक्ट है बेटा। डाउट है किसी को, ठीक है। तो यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई, n मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। नस्ट में भी आएगा, पहले सेल देख लीजिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो बेटा जी, 2। अब नस्ट इक्वेशन कहती क्या है सबसे पहले ये ऐसी रिएक्शन है जो मैं मान के चल रहा हूं कि कैसी है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन है। कैसी है, फॉरवर्ड, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, बस खत्म रिएक्शन, फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की। किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो ये फॉरवर्ड है ही, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल, ई सेल, ई सेल आपने पढ़ा है, ई सेल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रोड या फिर सेल पोटेंशियल, नॉर्मल वाला, ठीक है, नॉर्मल वाला, जिसमें टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 atm, लेकिन जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर नहीं होगी, उससे कम या ज्यादा होगी। क्लियर है। इज इक्वल टू ई सेल नॉट। अब ई सेल नॉट आपको पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेम्परेचर, ये आपका कोई भी सिस्टम है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, इसका ई सेल नॉट कब होगा, जब इसका टेम्परेचर 25 होगा डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm और उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, ठीक है ना, 1 मोलर। क्लियर। माइनस 0.0591 अपॉन n, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फिर लॉग, और लॉग लोगे, लॉग के अंदर जो आपकी रिएक्शन बनी है, जो रिएक्शन बनी है उसका प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। ये आपने इक्विलिब्रियम में ही पढ़ा होगा, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे डाल देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट को ऊपर डाल दिया, रिएक्टेंट को नीचे। और अगर कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो वो रेज टू द पावर में, याद है ना, पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ठीक। ये है नस्ट। अच्छा, इसमें इस चीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक केस आता है, नोट डाल लीजिए बेटा नोट। अगर आपको ई सेल नॉट निकालना हो, ई सेल नॉट का एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में यूज करेंगे। ई सेल नॉट, ई सेल नॉट हमेशा निकलता है कैसे, ई नॉट माइनस ई नॉट, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, एनोड, या फिर आप कह सकते हैं कैथोड को क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन माइनस माइनस ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले इसको याद रखिएगा ई सेल नॉट निकालने के, ई सेल कैथोड माइनस एनोड। और हमेशा याद रखिएगा बेटा एक चीज को कि कैथोड, कैथोड की वैल्यू मतलब कैथोड की हो, रिडक्शन की हो या इसकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों की वैल्यूज हमेशा इनसे बड़ी होंगी। कैथोड की एनोड से बड़ी होती है हमेशा वैल्यू, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन से हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं एक के रेस्पेक्ट में कि ई कैथोड जो है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी किससे, ई एनोड से। उसके बाद आपको अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए। क्लियर, फास्ट। ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमेरिकल साइंस पे शुरू कर देते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है किसके लिए, ये नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए, बस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फॉरवर्ड। अब मैं इसी इक्वेशन, इसी नर्स्ट इक्वेशन को लेके चलूंगा इक्विलिब्रियम पे। किस पे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे। किस पे भाई, इक्विलिब्रियम पे। जल्दी फास्ट। डन। देखिए अभी फॉरवर्ड पढ़ा, अब नर्स्ट इक्वेशन को लेके चलता हूं कि भाई मेरी इक्वेशन आ जाए कौन सी, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, देखिए देखिए सपोज, सपोज को हटाइए, पहले उसी को लेके चलते हैं। देखिए हमारी क्या इक्वेशन चल रही थी बेटा, जिंक सॉलिड था प्लस कॉपर 2+ इन एक्वस एरो, कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2+ इन एक्वस। क्लियर है ये इक्वेशन। अभी कैसी है, फॉरवर्ड। तो इसके लिए जो नर्स्ट लगी, अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जाएगा CU ZN Cu2+ ZN। परफेक्ट है बेटा, ये बन गई है ना, ये बन गई। क्लियर है, ठीक। अब मैं इस इक्वेशन को, जो ऊपर वाली है ये फॉरवर्ड है, अब उसके लिए तो ये आ गई। अब इस इक्वेशन को मान लेता हूं कि ये किस पे आ गई, इक्विलिब्रियम पे। किस पे आ गई, इक्विलिब्रियम। तो सपोज दैट द above reaction at equilibrium। किस पे आ गई, इक्विलिब्रियम पे। किस पे आ गई बेटा, मान लिया हमने कि वो किस पे आ गई, अब इक्विलिब्रियम पे। किस आ गई, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे आते ही इसको कैसे लिख दूंगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ इन एक्वस Cu प्लस Zn2+ एक्वस। ठीक है, और ये अब किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, किस में कन्वर्ट हो गया है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे ही ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे आएगी तो इस इक्वेशन के अंदर दो चीजें चेंज हो जाएंगी। पहली चीज चेंज होगी, पहली कि जो आपका ई सेल है, ई सेल वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। रिएक्शन जैसे ही फॉरवर्ड से किस में आई, इक्विलिब्रियम में, ई सेल जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो जीरो हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब जनरेट होता है, जब यहां से अगर 10 आयन इधर जा रहे हो और इधर से इधर 20 आ रहे हो, 10-20 मतलब अनइक्वल नंबर ऑफ आयंस का अगर ट्रांसफर है, अनइक्वल नंबर ऑफ आयंस का, तब क्या जनरेट होता है आपका, ई सेल। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम आया तो 100 इधर जा रहे हैं, 100 इधर आ रहे हैं, 20 इधर जा रहे हैं, 20 इधर आ रहे हैं, 50 इधर जा रहे हैं, 50 इधर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उस टाइम ई सेल जनरेट ही नहीं होगा। क्या, जनरेट ही नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ई सेल जीरो। क्लियर। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ
केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है भाई, इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे तो लग ही सकता है। तो क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पढ़ा होगा आप लोगों ने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ऊपर रिएक्टेंट की नीचे, पढ़ा है ना। तो ये हो जाएगा आपका Cu ऐसे जिंक 2+ और ये हो जाएगा जिंक कॉपर 2+, ठीक है ऐसे। तो ये दो चीजें हो गई। अब इन दोनों चीजों को आपको, इसको और इस वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को किस पे अप्लाई करना है, दोनों इक्वेशन को अप्लाई करना है, इस वाली इक्वेशन को भी अप्लाई करना है, इसको भी, किस पे, इस वाली में, ठीक है, इन दोनों को। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ई सेल को 0 कर दूं यहां पे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज अब देखेंगे यहां पे है, समझ गए। तो ये चीज हो जाएगा केसी के अंदर और ये हो जाएगी 0, ठीक है। तो इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट जाएगी, किस पे, इक्विलिब्रियम में। पहले लिख देता हूं वही वाली इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, सही है, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉपर जिंक 2+, सही है, कॉपर 2+ जिंक, ये ऐसे, क्लियर है। तो अब दो चीजें चेंज हो गई, इसको मैं डाल देता हूं 0 इज इक्वल टू ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्या हो जाएगा के सी, समझ गए। तो इसको क्या करता हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसको उधर डाल देता हूं। तो ये हो जाएगा ई सेल, ये ई सेल नॉट है, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, क्लियर है बेटा। ये किस पे आ गया, किस पे आ गया, ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है नर्स्ट की, ठीक है, जब रिएक्शन किस में दे रखी हो, इक्विलिब्रियम में, किसमें, इक्विलिब्रियम, और नॉन इक्विलिब्रियम पे ये वाली, क्लियर है, परफेक्ट है, क्लियर, परफेक्ट। जल्दी नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए फास्ट, जल्दी। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा नर्स्ट और इक्विलिब्रियम और एक पढ़ा बिल्कुल नॉर्मल नर्स्ट। अब पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे बेटा हम नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स के बीच में रिलेशन, नर्स्ट और गिब्स के बीच में रिलेशन, ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप समझिए गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जब हम एक यूजफुल वर्क करते हैं, किसी भी सिस्टम पे मैं एक यूजफुल एक एनर्जी लगाऊंगा कि वो सिस्टम एक यूजफुल वर्क कर दे, तो उस एनर्जी को बोलता हूं मैं क्या, वो हो जाएगा क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या हो जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, क्लियर है, ठीक। तो देखिए इन दोनों के लिए जो नॉर्मल इक्वेशन है, एक पड़ा है आपका स्टैंडर्ड पे, एक पड़ी है आपकी नॉर्मल पे, ठीक है, दोनों को देख लीजिएगा। गिब्स, पहले से देखिए, देखिए जो जी है उसे बोलते हैं हम सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, चेंज इन, बोलो, गिब्स फ्री एनर्जी, सही है बेटा, बोलो, फ्री एनर्जी, ठीक है। और यहां पे नॉट नहीं लगा तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब लगा दूं भाई मैं डेल्टा जी नॉट, तो हो जाएगा स्टैंडर्ड चेंज इन, बोलो, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, क्लियर है, परफेक्ट है ना, ठीक। देखिए अब लेके चलते हैं इसको दो पे, अलग अलग चीजों पे। एक लेके चलेंगे नॉर्मल कंडीशन पे,
नॉर्मल, एक चलेंगे नॉर्मल पे, नॉर्मल गिब्स जो ये वाली है, एक चलेंगे लेके स्टैंडर्ड पे, नॉर्मल गिब्स, एक लेके चलते हैं स्टैंडर्ड पे, ध्यान से, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री ठीक है। इस नॉर्मल के लिए क्या है भाई फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉर्मल है ना, ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल। नॉर्मल के लिए नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आया? बस डिफरेंस किसका होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। एफ की वैल्यू याद रखिएगा, एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट 1F इज इक्वल टू 96500 ऑफ कूलम, ठीक है, फैराडेज कांस्टेंट है। क्या ये फैराडेज कांस्टेंट, क्लियर है दोनों में। और एन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे। परफेक्ट है, ठीक है। और ई सेल नॉट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने सबसे पहले बता ही दिया है। ई सेल क्या होता है भाई फॉर्मूला, क्या होता है ना, ई सेल नॉट का ई नॉट माइनस ई नॉट, कैथोड माइनस एनोड, याद है, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है ना। और बताया था कि कैथोड जो होगा वो बड़ा होगा हमेशा किससे, एनोड से, बताया था ना। जल्दी नोट करिए। तो ये पूरा का पूरा आपका गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी विद नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन सब देखिए, बेसिकली हमने पढ़ा क्या, नर्स्ट को फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ा, फिर नर्स्ट को हम इक्विलिब्रियम पे लेके आए, फिर नर्स्ट को मैं लेके आया किस पे, गिब्स पे। किस पे लेके आया, गिब्स पे। तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक यही खत्म होता है।